नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस में अचानक से कॉन्फिडेंस आया कहां से। न्यूज 18 से बातचीत में कमलनाथ कह रहे हैं कि 16 महीने बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार होगी। कमलनाथ ने वो बयान भी दोहराया जो 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद दिया था कि कल के बाद परसों भी आता है। ये और बात है कि 28 सीटों के उपचुनाव के बाद से कांग्रेस के हिस्से का न कल आया न परसों। अब तो बीजेपी भी ये कह रही है कि उस परसों को लाने में कांग्रेस को एमपी में बरसों लग जाएंगे। राजनीति में कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने, उन्हें आत्मविश्वास की गुत्थी पिलाने तक तो मामला ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव के 16 महीने पहले पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये कॉन्फ्रेंस क्या कहता है। पंचायत चुनाव के नतीजों और निकाय चुनाव के दरमियान फिर आया कमलनाथ का बयान कि कल के बाद परसों भी आता है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 16 महीने के बाद एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कल के बाद परसों आता है। मैं हमेशा कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन और पैसे के बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये परिणाम साफ साबित करते हैं कि 16 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, सीएम के बाद आप भी लगातार दौरे में हैं। मैं लगातार दौरे में हूँ, दौरा करता रहूंगा। उधर कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली, इस अंदाज में कि कमलनाथ सत्ता से बाहर होने के बाद जिस परसों का बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस का वो परसों आने में बरसों लग जाएंगे। नहीं, कमलनाथ जी का अंक गणित तो अच्छा है पर ज्योतिष कमजोर है। कमलनाथ जी को जो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से कल तो आएगा, परसों भी आएगा, लेकिन कांग्रेस का पूरा मुंह काला किया जाएगा। ये जनता ने मन बना लिया है। इसलिए कमलनाथ जी, आपका न कल आने वाला है न परसों आने वाला है। कल भी भाजपा का है, परसों भी भाजपा का है और अनंत काल तक भाजपा मध्य प्रदेश में रहेगी, क्योंकि हम जन कल्याण करते हैं और आप महाविनाश करते हैं। ये पद्धति में अंतर है काम करने की, इसलिए जनता ने तय कर लिया है। आप तो सपने देखो शेख चिल्ली जैसे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर 28 सीटों के उपचुनाव तक कमलनाथ अलग अलग मौकों और वजहों से ये बयान देते रहे हैं। अब ये निकाय चुनाव के बीच कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है कमलनाथ की, या क्रिकेट के अंदाज में मुकाबले में खड़ी टीम को दबाव में डालने की प्रेशर पॉलिटिक्स। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सवाल यह है कि क्या कमलनाथ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, या फिर कांग्रेस के हाथों कोई जिन्न लग गया है जिसने भविष्यवाणी की है। 16 महीने बाद एमपी में फिर कांग्रेस की सरकार वाले बयान का आखिर मतलब क्या है। 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर 28 सीटों के उपचुनाव तक ऐसे बयान आए, इसीलिए बीजेपी तंज में कह रही है कि कांग्रेस का परसों आने में बरसों लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव में कांग्रेस का पूरा भरोसा है कि झुग्गी बस्ती का वोटर कांग्रेस के सत्ता में वापसी का रास्ता बनाएगा। यही वजह है कि पार्टी ने राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में झुग्गी बस्तियों के लिए अलग से संकल्प पत्र जारी किया, इस दलील के साथ कि शहर के आम वोटर्स के मुकाबले झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी की मुश्किलें अलग होती हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कर्ज माफी का हश्र देख चुकी है जनता, कांग्रेस के किसी संकल्प पत्र पर यकीन अब नहीं कर पाएगी। नो स्टोन अनटर्न्ड, अंग्रेजी की इस कहावत को निकाय चुनाव में कांग्रेस हर मोर्चे पर हकीकत में बदलने में जुटी हुई है। प्रयोग कई तरह के हैं, एक प्रयोग संकल्प पत्र का भी। प्रदेश के बड़े शहरों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र तो है ही, लेकिन किसी एक शहर में भी झुग्गी बस्ती के लिए अलग से संकल्प पत्र तैयार कर रही है पार्टी। भोपाल में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 12,000 वोटर्स को टारगेट करते हुए अलग से घोषणा पत्र जारी किया गया है। देखिए, मैंने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है, इसमें हमने संपत्ति कर और जल कर दोनों कम करने का हमने प्रावधान रखा है, और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी हम जो टैक्स लग रहा है उसमें छूट दिलाएंगे। हमारा जो मेयर हेल्पलाइन है, मेयर हेल्पलाइन हम शुरू करेंगे ताकि आम लोगों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन और समय सीमा में हो सके।
इसके साथ साथ हम मेयर हेल्थ स्कीम प्रारंभ करेंगे, जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रख सके। और इसके साथ साथ जो हमारी निचली बस्तियों में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने की योजना भी हमने इसमें रखी। केवल भोपाल नहीं, प्रदेश के बाकी प्रमुख शहरों में भी पार्टी इसी प्रयोग को अपना रही है। जबलपुर और ग्वालियर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी का संकल्प पत्र अलग से जारी होगा। भोपाल की हमारी आदरणीय प्रत्याशी विभा पटेल जी के जो घोषणा पत्र में आज उल्लेख किया गया है वह स्वागत योग्य कदम है कि स्लम्प पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है और शहर के विकास पर भी अलग ध्यान दिया है। तो दोनों की विकसित धारणा ही शहर का विकास कर पाएगी। नगरीय निकाय चुनाव में झुग्गी बस्तियों के लिए कांग्रेस के अलग से संकल्प पत्र जारी करने पर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्ज माफी के कांग्रेस के वादे का हश्र जनता देख चुकी है। कांग्रेस के किसी संकल्प पर जनता को भरोसा नहीं है। किसानों को कर्जा माफ, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री साफ। 1.25 साल में तो नहीं कर पाए। केवल वायदे करना, बातें करना, झूठ का पुलंदा, कुछ करने की इरादे ही नहीं होता है और ये जनता अब हिंदुस्तान की समझ चुकी है। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि हर शहर में झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी बड़ा वोट बैंक भी है। मिसाल के तौर पर भोपाल शहर की आबादी लगभग 26 लाख है और जानकारी के मुताबिक इनमें से 12 लाख की आबादी बस्तियों में रहती है। इस लिहाज से कांग्रेस का दाव तो चोखा है, असर का है सवाल। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो निकाय चुनाव में कांग्रेस का झुग्गी बस्ती के वोटर्स पर भरोसा है। क्या झुग्गी बस्ती के वोटर कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रास्ता बनाएंगे, यह भी सवाल उठता है। बड़े शहरों की झुग्गी बस्तियों के लिए अलग से संकल्प पत्र जारी किया है कांग्रेस ने। दलील है कि शहरी वोटर्स के मुकाबले झुग्गी बस्तियों की मुश्किलें अलग होती हैं और बीजेपी का कहना है कि जनता कांग्रेस के किसी भी संकल्प पत्र पर यकीन नहीं करने वाली। आगे बढ़ते हैं। एमपी में सत्ता की चाबी जिस ग्रामीण वोटर के हाथ में रही, उस वोटर का सियासी मिजाज परखने का पैरामीटर है पंचायत के चुनाव। तो जोर शोर से चल रहे निकाय चुनाव के प्रचार के बीच एमपी की चुनावी राजनीति में अब शुरू हुई है पंचायत। समरस पंचायत पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा कांग्रेस का और समरस पंचायतों में हुए निर्विरोध निर्वाचन पर ऐतराज। लेकिन इस सियासत की दूसरी तस्वीर भी है। निर्विरोध निर्वाचित हुए सरपंचों का आज सीएम हाउस में सम्मान भी हुआ, जहां इन पंचायतों के प्रतिनिधि सीएम शिवराज का आभार जताते ये बता रहे थे कि कैसे ये प्रयोग गांव-गांव की सूरत बदलेगा। तो एमपी में पंचायतें क्यों बन गई हैं, सियासत का नया अखाड़ा, गांव के सद्भाव पर किसने सवाल उठाया है, रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किए गए सम्मान समारोह में सीएम शिवराज निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रदेश के जिन सरपंचों पर फूल बरसा रहे हैं, कांग्रेस ने इनके निर्वाचन से लेकर इनकी सियासी आस्था और समरस पंचायत के गठन की पूरी कवायद पर उठा दिए हैं सवाल। दिलचस्प बात यह है कि साथ ये दावा भी किया है कि पहले चरण में पंचायत की 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। पूरे प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र के सहारे चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश जारी। सागर जिले में क्या हुआ, लोग नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए। ये कहाँ का है लोकतंत्र भाई, ये चुनाव होने दो ना। गांव की जो सरकार है वहां पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 70% सीटों पे विजयी हुए हैं। ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच। पूर्व सीएम कमलनाथ तो पंचायत चुनाव में विधानसभा चुनाव का अक्स देख रहे हैं। उम्मीद इतनी कि दावा भी कर दिया, 16 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनना तय है। सब जगह परिणाम आएंगे, कोई बात छिपी नहीं रहेगी। कल के बाद परसों आता है। मैं हमेशा कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन और पैसे के बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये परिणाम साफ साबित करते हैं कि 16 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
बीजेपी का पलटवार किए प्रशासन का दबाव नहीं, सीएम शिवराज की अपील का प्रभाव है कि सियासत में सद्भाव की तस्वीर के साथ समरस पंचायतें बन रही हैं। ये दबाव नहीं है, ये प्रभाव है शिवराज जी की संवेदनाओं का, शिवराज जी की योजनाओं का, शिवराज सरकार के जन सरोकारों का। ये प्रभाव है कि लोगों ने कहा कि हमारी पंचायत में अगर समरसता रहेगी, निर्विरोध चुने जाएंगे, तो हमारी साख, हमारी इज्जत अलग प्रकार की सीएम की नजर में होगी। और ये उनका प्रताप है शिवराज जी का कि उनके आह्वान को लोगों ने माना और आज ऐसी स्थिति बनी है कि तमाम पंचायतें निर्विरोध हुई हैं, समरस पंचायतें बनी हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में 690 निर्विरोध सरपंचों के साथ 2,27,105 पंच चुने गए हैं। इन्हीं समरस पंचायतों ने आधी आबादी को भी पूरा मौका दिया। चुनाव में होने वाले बेजा खर्च को बचाने और बड़ी रकम गांव की तरक्की में लगाने के इस प्रयोग को सियासत का मुद्दा बनना चाहिए क्या? भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अब सवाल यह है कि एमपी में पंचायतें क्यों बन गई हैं सियासत का अखाड़ा। समरस पंचायत के निर्वाचन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, आखिर क्यों? समरस पंचायतों में हुए निर्विरोध निर्वाचन पर ऐतराज भी कांग्रेस ने जताया है। सवाल यह है आखिर क्यों? पहले चरण में 70% सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा है और कांग्रेस गांव के सद्भाव पर आखिर सवाल क्यों उठा रही है, सवाल यह भी उठता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। देश के तमाम शहरों में आज कांग्रेस ने अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह किया, यानी अग्निपथ योजना के विरोध में धरने पर बैठे। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम विधायकों, पदाधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा था। पाटन में खुद सीएम भूपेश बघेल मौजूद थे तो कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। रायपुर में कांग्रेसियों ने सुंदरकांड का पाठ भी किया, यानी अग्निपथ पर सियासत वाला सत्याग्रह लगातार जारी। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी अग्निपथ का विरोध करने सड़कों पर उतरे। कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्रों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस विधानसभा में कांग्रेस के विधायक नहीं है, वहां पार्टी के सांसद, पीसीसी पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। खुद सीएम भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन में मोर्चा संभाल रखा था। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। मोहन मरकाम का कहना है कि अग्निपथ योजना से देश के युवाओं और जवानों का मनोबल टूटेगा। कोरबा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। जबकि रायपुर में आयोजित सत्याग्रह में कांग्रेस की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया गया। भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे भगवान। 3 काले कृषि कानून लाई थी और उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को वापस लेना पड़ा। 700 लोगों की जान गई थी। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसे कांग्रेस का दिखावा कहा था। इस पर कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा का जवाब भी आया। कहा कि किसानों के आंदोलन को भी दिखावा कहा था। बीजेपी जब से आई है, सारी व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर दिया है। धर्मलाल कौशिक जी को ये याद रखना चाहिए कि किसान आंदोलन को भी उन्होंने दिखावा कहा था। किसान आंदोलन करने वालों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा था। भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, इन्होंने नए नए प्रयोग करके देश के चाहे अर्थतंत्र हो, चाहे रोजगार व्यवस्था हो, चाहे उद्योग व्यवस्था हो, सारी चीजों को सत्यानाश किया है। ऐसे विषयों का विरोध करना मैं समझता हूं कि खास करके भूपेश बघेल के लिए, जो अपने राज्य में बेरोजगारी को समाप्त न कर सके, जो घोषणाएं पत्र जारी किए उन घोषणाओं को अमल में ना ला सके और उसको विरोध करना केवल और केवल जो अपने राजनीति के क्षेत्र में उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठे हुए हैं उनको खुश करने के लिए विरोध है। अग्निपथ को बीजेपी ने जहां अपने मान और सम्मान का प्रश्न मान लिया है, तो कांग्रेस ने इसे सियासत चमकाने का जरिया बना लिया है। लेकिन इस बीच नौजवानों का मुद्दा गौर है। उनके रोजगार के सवाल पर सब खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में मोर्चा खोल दिया। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसियों ने आज सत्याग्रह किया।
सूबे के सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सत्याग्रह में और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोंडागांव में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की दलील ये है कि अग्निपथ योजना देश हित में नहीं है, वहीं बीजेपी इसके फायदे जनता को बता रही है, युवाओं को बता रही है। आगे बढ़ेंगे। स्कूली बच्चों की जान को किसी तरह का खतरा ना हो, इसीलिए निजी स्कूलों में चलने वाली बसों की जांच शुरू हो गई। कोरोना के चलते 2 सालों से स्कूल बंद थे, इसीलिए बस भी बंद थे और इस दौरान बसों की फिटनेस की जांच नहीं हो सकी थी। रायपुर में जांच के दौरान 37 बसों को अनफिट पाया गया। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में 10,000 निजी स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए हजारों बसों का परिचालन किया जाता है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने रायपुर जिले के 12 स्कूलों के 147 बसों की जांच की, जिसमें 37 बसें अनफिट मिली। इन बसों से 22,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसमें 147 बसें उपस्थित आई थी, उसमें से 37 बसें अनफिट पाई गई है। अनफिट ये है कि जैसे मान लो सीसीटीवी कैमरा उसमें लगा है, वो लगा तो ज़रूर है लेकिन वो ख़राब है। इसी तरीके से किसी में वाइपर नहीं है, किसी में इंडिकेटर ख़राब है, किसी में और ब्रेक जो है सिस्टम जो है ब्रेकिंग सिस्टम है वो कमज़ोर है। इस टाइप के जो कमियां हैं उसके संबंध में हम लोगों ने उनको फाइन भी किए हैं और उनको निर्देश भी दिए हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ठीक करा लें। यातायात एएसपी के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि कई बसों की लाइट नहीं जल रही थी, किसी में सीसीटीवी थे मगर चालू नहीं थे, कई बसों के ब्रेक में समस्या थी जो दुर्घटना का कारण बन सकते थे, कई बसों के वाइपर भी खराब थे। जांच के दौरान बसों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और आगे भी ये जांच जारी रहेगी। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। प्रत्येक संडे को हम विचार बनाए कि गाड़ियों को चेक करें और इसमें संपूर्ण गाड़ी जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल बसें हैं वो सभी को हम उस दौरान चेक कर लें। रेंडमली भी चेक होगा? हाँ, रेंडम। अब हम जब एक बार हम चेक कर लेते हैं उसके बाद हम इस बीच में रेंडम भी चेक करेंगे। रोड पे खड़े हो जाएंगे हमारे टीम जो है और वहाँ पे चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर उसमें फिर हम तगड़ी कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कैंप लगाकर बलौदा बाजार में संचालित स्कूल बसों की जांच पड़ताल की गई। यहां भी 55 स्कूल बसों की जांच में 24 फिट और 7 अनफिट पाए गए, जबकि कई बसों में बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने के अलावा सुरक्षा उपकरण नदारद मिले। नए सत्र में स्कूल खुलने से बसों की चेकिंग आरटीओ द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाती है और इसी द्वारा एसपी साहब महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था कि जितने भी स्कूल बसें हैं उनकी चेकिंग की जाए, जिसमें से आज दिनांक को पूरे जिले के समस्त बसों को आरटीओ द्वारा नोटिस देकर बुलाया गया था, जिसमें चेक किया गया और इसमें करीबन अभी 30% बस और छोटी गाड़ियां हैं वो नहीं आई हैं, फिर से उसको करेंगे और बसों में कुछ खामी है उसको बता दिया गया है और दोबारा उसकी चेकिंग में फिर बुला के उनको सुधार किया जाएगा। स्कूल बसों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 बिंदुओं का गाइडलाइन तैयार किया है, जिनमें वो तमाम मानक मौजूद हैं जिसके आधार पर सड़कों पर आपके बच्चे महफूज रहें। लेकिन निजी स्कूल बस के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं। लेकिन अब प्रशासन और यातायात विभाग किसी भी तरह की लापरवाही की कड़ी सजा देगा ताकि स्कूल बसों में महफूज रहें मासूम। रायपुर से युगल तिवारी और बलौदा बाजार से योगेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कोरोना काल में स्कूल बसों की फिटनेस जांच नहीं हो पाई थी। अब यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की जांच शुरू की है। राजधानी रायपुर के तमाम स्कूल बसों की सुरक्षा की जांच हुई। तमाम पहलुओं के आधार पर, तमाम मापदंड के आधार पर 147 निजी स्कूल बसों की जांच में 37 बसें अनफिट पाई गई हैं। ऐसे में स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर चिंता होना लाजमी है। इसी के साथ ही प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।